स्ट्राइकर्स यार्ड स्पोर्ट्स परीना के उद्घाटन समारोह के दौरान आगा रूहुल्लाह ने कहा कि अगर उमर अब्दुल्लाह कहते हैं कि उन्हें क्रॉस वोटिंग में शामिल लोगों के नाम पता है तो उन्हें नाम पब्लिक करने चाहिए, क्योंकि ये उमर अब्दुल्लाह का प्राइवेट मामला नहीं है बल्कि ये एक पब्लिक मामला है। आगा रूहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के हाल के बयानों को खारिज कर दिया कि सभी मतभेद खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने स्टैंड पर अड़े हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बडगाम उपचुनाव कैंपेन का हिस्सा नहीं होंगे। साथ ही कहा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले ही ये बताने के लिए एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि वो बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस उपचुनाव उम्मीदवार के लिए जनता से किस एजेंडे पर वोट मांगेंगे। आगा ने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अभी तक रिजर्वेशन के मुद्दे पर अपना फैसला साफ नहीं किया है, जो उनकी प्रायोरिटी की मांग थी। आगा रूहुल्लाह ने उमर अब्दुल्लाह के इस बयान की भी आलोचना की है। वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो एक चुने हुए सीएम और एलजी में क्या फर्क है। इस इंफॉर्मेशन में बिल्कुल प्रेवी नहीं हूं कि किसने वोट डाला है, किसने क्रॉस वोटिंग की है। अब आज के बयान से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि उन्हें शायद पता है मगर वो नाम बताना नहीं चाहते, तो उससे एक बात तो साबित हुई कि उन्हें ये बात पता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये कोई ज़ाती दुकान नहीं चल रही है कि यहाँ पे आप एक दूसरे का नाम ना बताएं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपका लोगों के साथ एतमाद लोगों के वोट की बुनियाद पे जुड़ा होता है। तो लेजिस्लेटर, एमएलए असेंबली में या इस तरह के वोटिंग के वक्त वोट के साथ क्या करता है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी को इस बारे में पता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उसे पता है मगर वो नाम नहीं लेगा, मैं फिर से कहूँगा ये कोई प्राइवेट अफेयर नहीं चल रहा है कि वो नाम नहीं लेंगे। अगर इस तरह का बिट्रेयल हुआ है, इस तरह की ज्यादती हुई है, लोगों के मैंडेट के साथ, लोगों के एतमाद के साथ, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने गलत वोट डाला है या गलत ताकतों को वोट डाला है, उन्हें बताना चाहिए। जब तक वो ना बताए तब तक सबके सब शक के दायरे में रहेंगे, बेगुनाह भी शक के दायरे में रहेंगे। कम से कम ये तो पता चले कि बेगुनाह कौन है, और ये भी साथ साथ पता चले कि लोगों के एतमाद के साथ ज्यादती किसने की है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बारे में बताएंगे और इसको कोई पार्टी अफेयर, प्राइवेट अफेयर नहीं बताएंगे। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों को पता चलना चाहिए। हमारी जो सर्वाइवल की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, उसके लिए हम कब संजीदा होंगे और उसके लिए हम कब इस तरह की कोशिश करेंगे। पार्टी लेवल पे, पार्टी सतह पे लड़ना ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स करना ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिव सर्वाइवल की बात हो रही है। तो कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज है या लाइक माइंडेड लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा कि पार्टीज, उन्हें एक कलेक्टिव जो है लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। और एक बात इससे भी ज़्यादा अहम है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सब को बालाए ताख रख के, इन सभी सवालों को बालाए ताख रख के एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत मैंडेट दिया था कि उसके बाद आपको किसी की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। उम्मीद ये थी कि लोगों की शायद उस कन्फ्यूजन से हम दूर निकलेंगे, उन डिवीजन से हम दूर निकलेंगे, एक ही पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट देंगे और वही पार्टी जो है हमारी लड़ाई लड़ेगी। अब बदकिस्मती ये है कि एक साल हुआ और एक साल के अंदर अंदर जो मैंडेट दिया गया था, जो पॉलिटिकल मैंडेट, एस्पिरेशनल मैंडेट दिया गया था इस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उस सेंटिमेंट, उस मैंडेट पे काम नहीं किया गया जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था। उधर श्रीनगर में एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह राज्यसभा चुनाव में एनसी की जीत पर मनाए गए जश्न में शामिल हुए। उन्होंने यहां तीनों विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम महबूबा मुफ्ती, लंगेट विधायक शेख खुर्शीद और शुपियां विधायक के आभारी हैं। चौथी सीट को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव में ऐसा होता है, किसी ने हमें धोखा नहीं दिया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस आलाकमान से हुई बातचीत का भी जिक्र किया और बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया था। आपके सामने 3 हमारे एमपीज हैं राज्यसभा में, इनको अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी और हमारी पार्टी के सारे एमएलए एकजुट रहे, एक को भी नहीं तोड़ सकते थे। अखबार लिखता था इनमें
यकजहती नहीं है, ये है वो है, और आपने देख लिया। हम लोग खड़े रहे, इकट्ठे रहे, और हम मशकूर हैं महबूबा जी की पार्टी के भी, कांग्रेस की पार्टी के, और उन लोगों के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे लंगेट के एमएलए भी हैं, शुपैया के एमएलए भी हैं, और भी लोग होंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे ये तीनों जीत के आए हैं। अफसोस ये है कि चौथा भी जीता था, उनने 21 वोट हमारे लिए, मगर वो जीत नहीं सके क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से कुछ ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर सके। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल गर्म हो गया है। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, जबकि 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। लेकिन इसी 1 सीट को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जबानी हमलों की बौछार हो रही है। पहले आप विधायक महराज मलिक और अब पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल खड़े किए हैं। सज्जाद लोन ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और एनसी के बीच मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। सज्जाद लोन ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो पहले से ही बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं और अब नतीजे आपके सामने हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग है या खुद से, मुझे नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग है। मुझे लगता है कि ये क्या नाम है इसका, अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग है। 32 नहीं है, वो 42 + 28 ये 70 है। 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 28 बीजेपी के, ये 70 हैं टोटल मिलाकर। तो उसमें जो हैं ये एलओपी साहब और जो सीएम साहब हैं वो ज्वाइंट इनके जो हेड हैं। आपस में सब जो है ड्रामा वामा, फोटो भी आपने देखे होंगे, जो स्पोक्स पर्सन्स के साथ वो फोटो, फिर जो वो बाकी फोटोज देखे होंगे कैसे गले मिल रहे हैं। अगर आम कश्मीरी कहीं नजदीक लिखा वो तो तिमिस मरित तिमिस दिन हुक्म कुफर पान क्या शासा नली नाल है अल्लाह ताला दीन माफी मर यात कोमस करिन बेदार बोनो का था। मैं एक बात बता दूं, अगर उमर साहब आला किस्म के एक्टर हैं तो एलओपी साहब भी कोई कम एक्टर नहीं है, वो भी जबरदस्त एक्टर हैं। एक्टिंग में दोनों की बड़ी महारत है। हम ऐसी बात नहीं, मैं दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन एक्टिंग में दोनों जो हैं लगता है वो मुंबई में होता ना FTI वहां से पढ़ के आए। वहीं कांग्रेस को सज्जाद लोन ने बड़ी नसीहत दी है और कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी के साथ गठबंधन मत करो। साथ ही कहा कि धोखे के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन क्यों किया। तो सज्जाद लोन ने कांग्रेस को भी इस मौके पर मशवरा दिया और क्या कुछ कहा था सज्जाद लोन ने, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को धोखा दिया, कांग्रेस को बर्बाद कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेरी सलाह है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर हो जाए, किसी से गठबंधन न करे। सीएम और एलओपी अच्छे एक्टर हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एनसी विधायकों ने वोट देकर बीजेपी उम्मीदवार को दरअसल जिताया है, यह बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा दिया है, उसके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया राज्यसभा के चुनाव में, मुझ पर बीजेपी के समर्थन का आरोप लगा रहे थे और मेरी सलाह है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर रहे। तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे सज्जाद गनी लोन ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कांग्रेस को दूसरी तरफ मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि किसी के गठबंधन में कांग्रेस न जाए। तो सज्जाद लोन ने कांग्रेस को बड़ा मशवरा दिया और इसके अलावा आप देखिए कि राज्यसभा चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वो उमर अब्दुल्ला पर भी सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट है, वो एक वाहिद पार्टी है जिनका माजी बीजेपी से जुड़ा नहीं है, ना फ्यूचर में कभी वो बैठ सकते हैं। वो मुल्क के लेवल पर, नेशनल लेवल पर 2 अपोजिट पार्टीज हैं। जब कांग्रेस किसी के साथ जुड़ जाती है जम्मू कश्मीर में तो लोग ये प्रिज्यूम कर देते हैं कि ये एंटी बीजेपी होगा, वरना कांग्रेस के साथ कैसे बैठता है। यही राहुल गांधी साहब, मैं इनको बोलता हूं कि आपने क्यों, आप तो इतने बड़े लीडर हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, आपने क्यों कांग्रेस को मतलब बिल्कुल जो है महदूद कर दिया है इन द लेंस ऑफ 2 फैमिलीज, 2 पार्टीज। क्यों आप हम पर ये जुल्म कर रहे हैं? आप आए, आप इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब के घर गए, उनको एक क्रेडिबिलिटी मिली,
उस क्रेडिबिलिटी को है, उन्होंने सबको बोला बीजेपी है और हम सबको क्रश कर दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? जब आप इनके घर गए वल्ला तब भी ये उनकी गोद में बैठे थे बीजेपी के, और आज भी ये बीजेपी की गोद में बैठे हैं, आप माने या ना माने। और मैं आपको बताऊं, जितनी भी ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में सेक्युलर पार्टीज हैं, मैं इनको आज चैलेंज करता हूं, डू दे नो एनीबडी अपार्ट फ्रॉम बीडीपी एंड एनसी? दे डोंट वांट टू नो एनीबडी। उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कश्मीरी को एलियनेट करने में, वो किसी को जानना ही नहीं चाहते, बस इन दो खानदानों को जानना चाहते हैं। एक एलीट क्लब है, ये क्या एलीट क्लब है? क्या कश्मीरी किसी और आम कश्मीरी से वो हाथ नहीं मिलाना चाहते? अब ये जो कांग्रेस का मामला है, वो दिल पर हाथ रखकर कहे, आर दे नॉट बाई प्रॉक्सी सपोर्टिंग बीजेपी है? और एक मशवरा उनको दूंगा, पिछला बिहार इलेक्शन, तब फारूक अब्दुल्ला साहब ने चाइना का बोला, उसके बाद कभी चाइना का बोला? कांग्रेस साहब ऐसे बयान इनसे दिलवाएंगे ये, आपको वहां प्रॉब्लम होगी। हमारे नुकसान को छोड़िए, अपना नुकसान देखिए। आज डिजिटल मीडिया है, यहां कोई बयान देते हैं, उसका जो इंपैक्ट है पूरे हिंदुस्तान में पड़ता है। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के उन सभी विचाराधीन कैदियों को तत्काल ट्रांसफर करने के निर्देश देने की मांग की है जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद हैं। याचिका में अपील की है कि ऐसे कैदियों को स्थानीय जेलों में वापस लाया जाए, साथ ही इन कैदियों को जम्मू कश्मीर से बाहर रखने को जरूरी बताने वाली वजहों की तिमाही न्यायिक समीक्षा भी की जाए। महबूबा मुफ्ती ने इस याचिका में खुद को राजनीतिक कार्यकर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री होने का हवाला दिया है और लिखा है कि विचाराधीन कैदियों के परिवार के सदस्यों ने उनसे इस मामले में याचिकाकर्ता बनने की अपील की है। निप कॉन्क्लेव 2025 में सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कॉन्क्लेव को शिक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। साथ ही कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपनी 3rd ईयर पर डिग्री खत्म कर सकते हैं। एनईपी कॉन्क्लेव 2025 की अहमियत को देखते हुए और बिलखसूस इस एजुकेशन पॉलिसी के बच्चों के तालीम पे फायदे को देखने के बाद मैं 2-3 चीजों को यहां दोहराना जरूरी समझता हूं। पहली बात यह कि शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, तालीम फराहम करने के तरीकों में अब एक तब्दीली आई है। नहीं तो अक्सर ये कहा जाता था कि हमारे मुल्क की जो तालीम का सिलसिला है, सिस्टम है, वो सिर्फ रट्टे पे है। किताबें आपको दी जाएंगी, आपने इन किताबों को सीखना है, सीखने के बाद जो उसमें लिखा हुआ है उसी चीज को कागज पे उतारना है, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, डिग्री आपके हाथ में थमा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अब आप जाके दुनिया में जो है अपना काम कर लीजिए। और आमतौर पर यह कहा जाता था कंपनियों के तरफ से कि हमें पढ़े लिखे बच्चे मिल जाते हैं और फिर हमें 1 साल लगता है उनको अनलर्न करने में, ताकि जो उनको कॉलेजों में सिखाया गया है पहले हम उनको वो भुला दें, फिर जिस तरीके से हमें चाहिए लोग वर्क प्लेस में हम उनको नए सिरे से सिखा के फिर काम पे लगा दें। आज वो सिलसिला अब नहीं रहा। अब न सिर्फ बच्चों से कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी डिग्री डिजाइन करिए, जो मेरे वक्त में भी नहीं था। हम जैसे लोग जो स्टेज पे हैं, हमें तो ये कहा गया था कि आप अपना स्ट्रीम डिसाइड करिए, उसके बाद उस स्ट्रीम के तहत आपको सिखाया क्या जाएगा वो हम तय करेंगे। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स। कॉमर्स के साथ अगर मैं एक आध चीज और जोड़ना चाहता था, जोड़ने की इजाजत नहीं। आज स्टूडेंट के तहत मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मेरी डिग्री के कंपोनेंट्स क्या होंगे,
ताकि आगे जाके मैं इस डिग्री को रोजगार हासिल करने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकूं, एक ये। और दूसरा, थ्योरेटिकल एजुकेशन के साथ जो प्रैक्टिकल एजुकेशन का एक सिलसिला जोड़ा गया है, उससे जो बच्चों के कॉन्फिडेंस में एक बढ़ावा आया है, वो देखने लायक है। मैंने इस तरह के प्रोग्राम अपनी पिछली हुकूमत में भी किए, लेकिन उस वक्त के स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स में मैं एक फर्क पहचानता हूं, देख रहा हूं। न सिर्फ अपने तालीम के तहत उनका ध्यान, बल्कि उसके साथ साथ जो रोजमर्रा के मसले हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है और क्या क्या नई उनके ख्यालात और सोच। अब छोटा सा यहां बाहर एग्जीबिशन एक रखा गया और उसी में आपको पता चल जाता है कि हमारे स्टूडेंट